Good morning to all the students and teachers at DPS International. We are extremely excited to have you here with us today to celebrate India's 72nd Republic Day. This day marks the establishment of the Indian Constitution by laying down directive principles of our government. We would like to begin today with a duet by Shashwat Joglekar. Thank you so much, Shashwat. Let's now view a series of Nukkad Nataks by our fellow peers in MYP4 and DP1. इंसाफ चाहते हैं हम। हमारे साथी क्या खेल खेल रहे हैं। साफ पानी भी नहीं, कचरा उठाया नहीं गया है और डॉक्टर जी साल भर छुट्टी पर गए हुए हैं। हमें तुरंत ही प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखनी चाहिए जिसमें हम अपनी समस्याएं बता पाएं। मुझे हर दिन 10,000 से ज्यादा चिट्ठियां भेजी जाती हैं, लेकिन धारवी के एक सामुदायिक अधिकारी की इस चिट्ठी ने मुझे हमारे देश की आर्थिक विषमता से परिचित किया है। राष्ट्रपति जी, हमें जितनी जल्दी हो पाए आर्थिक सहायता देना चाहिए जिससे इन गरीब लोगों की जीवन बेहतर हो पाए। आप कृपया वित्त मंत्री को ये सूचना दीजिए और उनसे कहिए कि वे इस कार्य को महत्वपूर्णता दें और पूरा करें। मैं भी इससे सहमत हूँ। बचपन में मेरा परिवार भी ऐसे आर्थिक स्थिति से गुजर चुका है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें पहले एक योजना बनानी चाहिए, वो हम वित्त मंत्री को दे पाए, जिससे हम इस कार्य की सफलता निश्चित कर पाए। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं उनको सूचना देता हूं कि वे किसी तरह 55 करोड़ रुपए धारवी में उद्योगों, क्षेत्र और सामाजिक विकास के लिए उपलब्ध करें और मुंबई के प्राणी प्रशासन से कहिए कि वे धारवी में साफ पानी की उपलब्धि निश्चित करें। मैं इससे सहमत हूँ। वित्त मंत्री को यह खबर पहुंचाई जाएगी और इस महीने के समाप्त होने तक धारवी में विकास शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आपकी कृपा से हमारा देश यहाँ तक पहुंच पाया है। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्कार श्री राष्ट्रपति जी। क्या आपने मुझे बुलाया है? मैं और राष्ट्रपति जी ने तय किया है कि हम धारवी के विकास के लिए 55 करोड़ की आर्थिक सहायता देंगे। इसकी सफलता के लिए आप जो उचित समझें वे करिए। जी प्रधानमंत्री जी, तुरंत ही आर्थिक सहायता भिजवाया जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। 55 करोड़, लगता है सरकार को अचानक से कुछ ज्यादा ही पैसा हाथ में आ गया है। हा 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 हा, ये काम तो बढ़िया हुआ है। मैं वित्त मंत्री हूँ, इसलिए पैसा पहले मेरा द्वारा जाएगा। जब तक ये बेवकूफ सरकारी लोगों को पता चल जाएगा, मैं तो इस देश से काफी दूर हूँगा। 4 महीने बीत चुके हैं। प्रधानमंत्री जी से जवाब मिला है
कि वे मुझसे सहमत हैं, लेकिन हमारे परिवेश को अभी भी आवश्यक पैसा नहीं मिला है। मैं उन्हें एक और चिट्ठी लिखकर पहुंचाता हूँ कि आखिर हुआ क्या उन पैसों का। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके जवाब के 4 महीने बाद भी पैसे नहीं आए हैं और धारवी में जश्न मनाया जा रहा है कि सरकार ने मदद करने का फैसला लिया है। मैं समझता हूँ कि 55 करोड़ बहुत पैसा है, लेकिन धारवी को आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। आप कृपया इसे एक दफ़ा देख लीजिएगा। नमस्कार और जय हिंद। ये क्या है? पैसे परसों नहीं भेजे गए थे क्या? धारवी को अभी तक पैसे प्राप्त क्यों नहीं हुए हैं? मैं राष्ट्रपति से पूछता हूँ कि क्या हुआ। मेरे ख्याल से आपकी और वित्त मंत्री की बातचीत 2 दिन पहले नहीं हुई थी। मुझे कुछ समय पहले उसने पुष्टि भी मिली थी। क्या धारवी को अभी तक पैसा नहीं मिला है? उनको नहीं मिला है। मुझे उनसे एक चिट्ठी मिली है कि उनको अभी तक पैसे प्राप्त नहीं हुए हैं। ये धारवी के लोग जो सरकार से उम्मीद रखते हैं, उनके साथ काफी नाइंसाफी होगी। आइए बात करते हैं वित्त मंत्री से। लेकिन प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री ने एक दिन पहले ही इस्तीफा दिया था। आपका सिग्नेचर भी उस चिट्ठी पर स्थित था। मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। धारवी की प्रतिनिधि को तकनीकी मुद्दों के कारण धारवी का पुनर्निर्माण के लिए आवंटित आर्थिक सहायता को एक अलग परियोजना के लिए पुनः आवंटित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने स्थानीय सरकारी अधिकारी से संपर्क करें। नमस्कार और जय हिंद। आंतरिक मामलों के मंत्रालय। ये क्या है? पुनः आवंटित? ये कैसे हो सकता है? हमारे पास गरीबी मिटाने का ये एक भरोसा दिया गया था और इन में से कोई आवंटित समाचार में भी नहीं दिखाया गया है। ये क्यों हो रहा है? एक समय था जब मैं गरीब हुआ करता था। मेरे परिवार ने आर्थिक रूप से संघर्ष किया था और हमें मुश्किल से भोजन का खर्चा उठाना पड़ता था। मुझे एक दिन याद है जब मेरे माता-पिता ये कहते हुए खुशी से झूम रहे थे कि सरकार हमारे परिवार की बहुत मदद करेगी। हम सब उत्साहित थे। ये हमारे लिए एक खुशी का दिन था, जो बहुत ही कम आया करता था। लेकिन कई महीने बीत गए और पैसे आ ही नहीं। इससे हमें काफी दुख हुआ और मुझे पता लग गया था कि हम भ्रष्टाचार के शिकार हो गए हैं। हम सरकार से संपर्क भी नहीं कर पा रहे थे। तब से मेरे दिल में, मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक लक्ष्य दिखता रहा, भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो का राष्ट्रपति बनना। मुझसे वर्षों का अभ्यास, कड़ी मेहनत और दर्द संकल्प की आयुक्ता थी और मैं आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असक्षम था। मैं आकाश मुखर्जी, भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के राष्ट्रपति, आप सबसे वादा करता हूं कि जो मेरे और मेरे परिवार के साथ हुआ, वो अब भारत के किसी भी परिवार के साथ नहीं होगा। जय हिंद। Why won't my mom buy me a PS5? I really want it. It's not fair. PS4, the PS4 version which I have is really old and I need the new version. आज हमारे पास आटा है, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? मेरे पास कोई पैसे है नहीं। क्या हमको आज फिर से भूखा सोना पड़ेगा? बेटा, हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम खाना कैसे खरीदेंगे? आज के खाने के पैसे नहीं हैं तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा।
John, I'll call you later. नमस्ते, मेरा नाम आकाश है और मैंने सुना कि आपके पास खाने के पैसे नहीं हैं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बेटा, हमारी जिंदगी तो गुजर गई। जब से माया छोटी थी तब से ही हमने कोई भी पैसे जमा नहीं करे। आजकल तो हमारे पास 100 रुपए भी नहीं है। पता नहीं हम घर कैसे चलाते हैं। अरे, आपकी इतनी बुरी हालत है, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो ऐसे कभी भी नहीं जी पाऊंगा। To think I'm worrying about getting a new PS5 and some people can't even afford their next meal. I should really ask my mother to help them out. It is so unfair while most of us have the basic needs like education and shelter. There are some who don't have access to all of these facilities. मिलकर आज साथ हम ये बात उठाना चाहते हैं, राह भरी फूलों से कुछ की झोली में क्यों काटे हैं। सुबह निकले घर से दो बच्चे अलग अलग सी राहों पर। सुबह निकले घर से दो बच्चे अलग अलग सी राहों पर। एक निकला स्कूल की ओर, दूसरा निकला कारखाने को। अनंत आसमान दोनों के ऊपर, सफर में इतना अंतर क्यों। मिलते पंख उड़ने एक को, एक के पंख हैं काटे क्यों। मिलकर आज साथ हम ये बात उठाना चाहते हैं, राह भरी फूलों से कुछ की झोली में क्यों काटे हैं। आओ नुक्कड़ देखो, आओ नुक्कड़ देखो। इतिहास कहानी को दिल पे मत लेना, ये एक कल्पनाएं कृति है। लोगों का वास्तविक जीवन से कोई भी समांतरिक संयोग है। रामलाल एक 13 साल का बच्चा अपनी माँ और बहन के साथ रहता था और वह अपने परिवार के लिए काम करके पैसे कमाता था। उसके पिता एक हफ्ते पहले ही गुजर गए थे, जिसके कारण रामलाल मुंबई की सड़कों पे काम ढूंढने लगा। उसके घर पे जितने पैसे बाकी थे, उसने उसकी मदद से अपने पिता की पहली और आखिरी तस्वीर को ढांचे में डलवाई, ताकि भले ही उसके पिता अब दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी याद और उनके परिवार के दिल में हमेशा रहेंगे। मेरे पिताजी के गुजरने के बाद अब मैं बच्चा नहीं रहा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और काम करूंगा, और मैं अपने पिताजी की आखिरी इच्छा को पूरा करूंगा, जिसके लिए मैंने अपनी बहनों की शिक्षा के लिए पैसे कमाऊंगा और मेरी माँ को आराम की जिंदगी दिलाऊंगा। जाके काम ढूंढो। मेरे काम से कुछ नहीं चलना। तुम्हारे पिताजी ने ही हमारा सब कुछ देखा है और ध्यान रखा है। सिर्फ एक तुम ही हो। अब तुम्हारी परिवार को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें काम करना पड़ेगा, ऐसे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। जाओ, अब देख क्या रहे हो, जाओ घर के बाहर जाओ और ढूंढो काम। रामलाल, मम्मी सही कह रही है, हमारे लिए कुछ तो करो, अपनी परिवार के लिए थोड़ा तो त्याग करो। मैं जा रहा हूँ, पैसे कमा कर आऊंगा। रामलाल ने बहुत ढूंढने के बाद एक फैक्ट्री ढूंढी। आओ अंदर आओ, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें बहुत काम करना पड़ेगा, पर पैसे काम ही मिलेंगे क्योंकि तुम सिर्फ एक लड़के हो। कुछ भी चलेगा मुझे। रामलाल फिर रोजाना 12 घंटे काम करने लगा। एक दिन घर लौटते वक्त उसको 2 अमीर बच्चे मिले। उस गरीब लड़के को तो देखो, बेवजह इतना काम कर रहा। पढ़ाई लिखाई की उम्र में कमा रहा है। तुम गलत हो, तुम्हारी तरह सबके पास इतने पैसे नहीं होते। बहुत लोगों को काम करके कमाना पड़ता है। लेकिन तुम तो सिर्फ एक बच्चे हो। उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरे पिताजी के गुजरने के बाद अब सिर्फ मैं ही हूँ अपने परिवार के लिए। पर ऐसे कैसे हो सकता है। तुम्हारी माँ के लिए काम करती हूँ कि वो एक औरत है और उन्हें काम करने के कम पैसे मिलते हैं। क्या है ये दुनिया जो छोटे छोटे बच्चों से काम कराती है। कौन मेरी मदद करेगा। हे भगवान, मेरी मदद कर। दुनिया में एक तरफ मेरे जैसे बच्चे हैं और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जो हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं। वो हमारा दर्द नहीं समझते, वो हम लोगों की तकलीफ नहीं समझते। ऐसी कैसी दुनिया, ऐसी कैसी अनुचित दुनिया।
ये देखिए, खेलने कूदने की उम्र में ये छोटे बच्चे ऐसा सोचते हैं। रामलाल की तरह ही इस दुनिया में बहुत बच्चे हैं जिनको अपने परिवार के लिए पूरा दिन काम करके अपना बचपन खोना पड़ता है। भारत में 1 करोड़ बच्चे 5 से 14 की उम्र के बीच काम करते हैं। ये बुरी प्रथा को हम लोग को खत्म करना ही होगा। हमें रामलाल का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। आज उसको देख के मुझे बहुत दुख हुआ कि पढ़ने की उम्र में इसके जैसे बच्चों को घंटों घंटों काम करना पड़ता है। हमें रामलाल से माफी मांगनी चाहिए थी और उसके जैसे बच्चों को बचाना के लिए हमें दुनिया भर में जागरूक फैलाना चाहिए। हाँ, मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा। ऐसे करने से रामलाल स्कूल जा पाएगा। देखो कैसे छोटे बच्चों को करना पड़ता है काम। पैसे बिल्कुल मिलते नहीं, चाहे करो सुबह शाम। माँ की कमाई से घर चलता नहीं और पापा गुजर गए। अबे बच्चे पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने गए। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आओ आओ नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो। पीछे वाले आगे आओ। आगे वाले बैठ जाओ। आओ आओ नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो। ये दास्तां महामारी से 6 महीने पहले घटी थी, पर ये इनको नहीं मालूम, ये तो हमारा राज है। इस छोटे से गांव में एक नया रक्त केंद्र खुला है और गांव का हर व्यक्ति अपना खून जमाने आ पहुंचा है। परंतु इस गांव के सरपंच की कुछ अलग ही सोच है। आइए देखिए। रक्तदान महादान, रक्तदान महादान। आओ सारे अपना रक्त जमा कराओ। रक्तदान महादान। अरे शर्मा, तुमसे तो मुझे 2 बोतल की उम्मीद है, उससे कम नहीं चलेगा। 2 बोतल तो देने ही पड़ेंगे। जी सरपंच जी, दे दूंगा। अब आपका कहना थोड़ी ना मना कर सकता हूँ। अरे शर्मा, जरा बात सुन। जी सरपंच जी, बोलिए। अरे शर्मा, ये वही है ना जो पिछले हफ्ते कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रही थी? लगती तो वही है सरपंच जी, परंतु यहाँ क्यों आ रही है? लगता है मूर्ख की अकल ठिकाने अभी तक नहीं आई। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा अब। आप निश्चिंत रहिए सरपंच जी, मैं अभी बाहर निकलवाता हूँ। नहीं शर्मा, तुम रुको। अब पानी सर के ऊपर से निकल गया है। इससे तो बात हम ही करेंगे और हम ही समझाएंगे इसको। यहाँ दूसरी जाति के लोगों का आना मना है। बाहर कड़े शब्दों में लिखा है कि तुम इस पवित्र स्थल पर प्रवेश नहीं कर सकते। हमें तुम्हें और तुम्हारी जाति के हर लोगों से बहुत नफरत है। ये क्या भेदभाव है सरपंच? सरपंच जी, आपने उन्हें खून क्यों नहीं जमा करने दिया? बच्चों को बड़ों के बीच में बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और जा छोटे, घर जा, अपने माँ बाप को बोल कि जो जमीन उन्होंने किराए पर मुझसे ली है उसके सारे पैसे वापस करें मुझे ब्याज के साथ। और हाँ, तुम इसी वक्त बाहर और अंदर भूल कर भी मत आना, इस बात का ध्यान रहे। अब बात पहुंची कोरोना के काल में, जब लोगों की जिंदगी एक खेल बन चुकी थी, जब जीवन और मरण एक समान लगता था, जब सांस तक लेने के लिए भी सहायता की जरूरत पड़ गई। कुछ ऐसी हालत हो गई हमारे सरपंच बाबू की, आ पड़े वो अस्पताल लेके कुछ प्लाज्मा का ख्वाब, छोड़ न सके अपना अहंकार। आइए देखते हैं क्या होता है जनाब। डॉक्टर साहब, अब हम क्या करें? तो सरपंच जी, आपको प्लाज्मा की जरूरत है। आप तुरंत एक प्लाज्मा डोनर का इंतजाम करें, क्योंकि रक्त केंद्र में आपका मैच नहीं मिल रहा। आप बाहर से इंतजाम करें, पर जल्दी करें, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। मेरा रक्त समूह बी नेगेटिव है, मैं अपना प्लाज्मा दान कर सकती हूँ। अगर सरपंच जी को मेरा खून नीची जात करने लगे तो? क्या तुम्हें इसके अलावा और किसी का प्लाज्मा नहीं मिला? ये औरत हमारी बरादरी की नहीं है
और इसका प्लाज्मा तो हम हरगिज नहीं लेंगे। और सरपंच जी की ड्रामे करते पए हो यार, आपके पास बहुत कम समय बाकी है। अगर हमने इस औरत का खून अभी नहीं लिया ना तो आपकी जान जा सकती है। और हमारी इज्जत, उसका क्या? अगर फुर्सत मिले ना तो जरा बाहर जाकर देखो। अरे गांव वाले बोलेंगे कि देखो देखो हमारे सरपंच जी आज अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरी नीच जाति के प्लाज्मा की जरूरत लेनी पड़ रही है। आपकी जिंदगी ज्यादा कीमती है। आज नहीं तो कल लोग सब भूल जाएंगे, परंतु आपकी दरिया दिली लोग कभी नहीं भूलेंगे। और वह आदमी सही कह रहे हैं, धर्म में क्या रखा है। आजकल हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक इंसान की तरह। अब हमें ले लीजिए, हम भी तो दूसरी जाति की हैं और आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अब उन बेचारे मुसलमान का क्या होगा? मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूं। ना जाने कितनी बार मैंने मुसलमान, सिख, ईसाई हर किस्म के लोगों के बारे में भेदभाव किया। आप लोगों की बातों ने तो मेरी आंखें खोल दी। अब देख क्या रहे हो? जाओ उस औरत को लेकर आओ और मुझे प्लाज्मा दो। अब हो गई खत्म कहानी, जब हर धर्म को कर दिया इस कोरोना काल ने एक। गर्व से हम अब कह सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब बन गए भाई भाई। धन्यवाद। कबीर, हमें ये करना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, पर अगर तुम दोष लेने के लिए तैयार हो तो। यही सोचा था मैंने। अब बस चुप रहो और मेरे निर्देशों का पालन करो। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जो तुम कर रहे हो कबीर। जब मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए हाँ करी थी, तुमने मुझे नहीं बताया था कि मुझे ये सब भी करना पड़ेगा। तुमने मुझे मदद करने के लिए हाँ नहीं करी थी, तुमने ये बस इसलिए किया कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है अपनी महंगी सपनों को पूरा करने के। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रैंक का ऑफिसर वो महंगा मकान खरीद सकता है? ठीक है, मैं कर लूंगा, जो तुम बोलोगे मैं कर लूंगा, बट अपनी आवाज धीमी रखो। जो भी हो। अमूल शर्मा, 17 साल के लिए सेवा, खुद के सीनियर्स ने तो तुम्हारे काम पे कभी ध्यान दिया ही नहीं। 2 बेटे हैं तुम्हारे, दोनों स्कूल में, बड़े वाला 11वीं क्लास में और छोटे वाला 6ठी क्लास में। पत्नी सूर्यदीप अस्पताल में काम करती है और बहुत सुंदर है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? कोई बड़ी बात नहीं है अमूल, बस रूटीन की जांच। क्या इस जांच का दर्श त्रिपाठी की मौत से कोई लेना देना है? तुम बहुत चालाक हो अमूल, मैं बिल्कुल चौंकी नहीं कि तुम्हें पहले ही समझ में आ गया है। तो इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। दर्श को तुमने मारा वो स्वीकार करो, कुछ आराम की सजा लो और आशा करो कि तुम्हारी परिवार वाले तुम्हें छोड़ के भूल ना जाएं। हाँ, स्वीकार किस अपराध का जो मैंने नहीं करी? कोर्ट नहीं मानेगा कि मैंने दर्श त्रिपाठी को मारा क्योंकि मेरे रिकॉर्ड साफ है। ओह, नहीं करेंगे? भीरू, दिखाना है इन्हें जरा। ये लो तुम्हारी फाइल अमूल, खुद देख लो। हाँ, ये सब नकली है, ये असलियत नहीं है। इस पर जो भी लिखा है वो मैंने नहीं किया है। तुम्ही ने तो ये सब किया है ना भीरू? इस काफी असली सबूत के अनुसार तुमने 17 साल की सेवा सारी पानी में डुबा दी अमूर। तुमने बस थोड़ा टेंशन और एक्नॉलेजमेंट चाहिए था, पर देखा जाए तो आपकी जिंदगी बहुत उदास है। आपके जूनियर्स आपके सीनियर्स बन गए और आपके बच्चे आपको एडमायर भी नहीं करते हैं। आपकी पत्नी आपको बिल्कुल भी भूल गई है क्योंकि आप एक सिर्फ पुलिस ऑफिसर है अमूर। हत्या की घड़ी में आप करप्ट बन गए, ब्राइब देना मासूमों को और मर्डर कर दिया आपने। ये सच नहीं है, ये सब झूठ है, सब झूठ, कुछ सच नहीं है इसमें। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये नकली है, ये नकली है। और वो गिर जाता है, वो गिर जाता है नीचे भ्रष्टाचार का एक घोर छेद। चलो ठीक है, पर तुम्हें क्या लगता है
लोग किसकी मानेंगे? 2 कानूनी अफसरों की? उनके पास सबूत है, या फिर वो नीच का सिपाही जिसका नाम तो कोई जानता भी नहीं है? पर सब कुछ इस तरह नीचे जाने की जरूरत नहीं है अमूर। क्या मतलब? अगर तुम हमारी बात मानो, थोड़े पैसे मिलेंगे, तुम्हें पसंद होगा ना? अगर आपके बच्चे अब्रॉड जा सकते हैं पढ़ने के लिए, सोचो एक बार। हम ये सब कर सकते हैं अमूर, एक चुटकी में। मुझसे झूठ मत बोलो। ईशान मुझे कैसे देखेगा अगर मैं जेल में जाऊंगा? उस बात की तकलीफ मत लो अमूर, वो हम पे छोड़ दो। दर्श को तुमने मारा, वो स्वीकार कर लो, और तुम्हारे परिवार के लिए जो जिंदगी तुम चाहते हो वो उनको मिल जाएगी। तुम इससे अपने परिवार के लिए ऐसी जिंदगी बनाओगे जो तुमने सोची भी नहीं होगी। बेहतर घर, पढ़ाई और एक ऐसी आराम की जिंदगी। वो तुम्हारे बहुत आभारी होंगे। हम ये जिंदगी उनको दे सकते हैं अमूल, बस तुम एक बार मान लो। पर फिर भी मैंने ये हत्या नहीं करी है। पक्का? सोचो अमू, सोचो। हम तुम्हारी परिवार की मदद कर सकते हैं, या उनको बर्बाद भी कर सकते हैं अमूर। वैसे भी हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुम्हें से सब कुछ छीनने में। हम तुमसे तुम्हारे बेटे ले सकते हैं, तुम्हें एक बार पिता बुलाकर। वो तुम्हारी बीवी और उसके नए पिता के साथ रहने चले जाएंगे। तुम्हारे जूनियर्स तुम्हें बेकार बुलाएंगे और तुम्हारी खुद की सोसाइटी तुम्हें रिजेक्ट कर देगी अमूर। सोचो एक बार। परिवार या समाज। ठीक है, मैं कर लूंगा, मैं आरोप ले लूंगा, पर तुम दोनों मेरे परिवार को सब देना पड़ेगा। स्कूल, पैसा, जो भी उनका चाहिए। मुझे पता था आखिर में तुम सही फैसला लोगे अमूल, और चिंता मत करो, हम तुम्हारी सौदा पूरा करेंगे। हम तुम्हारे परिवार को जो चाहिए वो देंगे। तुम बस चिंता मत करो किसी चीज। हाँ अमूल, हम सब ध्यान रखेंगे। ये तो ठीक गया, हमने कर दिया, हमने सही में कर दिया। मैं करनी नहीं हूँ, कुछ भी हो। अमूल जैसे लोग आखिर में मान ही जाते हैं। इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है, या तो ये या फिर वो बेकार की जिंदगी। और जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, उससे गंदा क्या ही हो सकता है। हमें तो इस बार पक्का प्रमोशन मिल जाएगा। Amor went to jail for the murder of Darsh in agreement that his wife and their children would live a life of luxury that Amor couldn't afford. Amor isn't the only police officer who has gone to jail in hands of corrupt individuals. This has happened in countless occasions. Our India has been plagued with corruption. Innocent and hard-working police officers have put their life on the line due to corruption. भ्रष्टाचार मिटाओ, देश आगे बढ़ाओ। Thank you so much to all the students for partaking in celebrating India's 72nd Republic Day once again. We thoroughly enjoyed watching all your Nukkad Nataks and musical performances. We hope you have a wonderful day.